तो बहुत बहुत स्वागत है चिंतन तुम्हारा धन्यवाद। हिंदी में पेज पे। धन्यवाद दादा। हाँ, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता देना जी चाहता हूँ कि हम जी हिंदी में जो एक पेज है तो हाँ हमने क्यों स्टार्ट किया है जी कि हम लोग बहुत सारे भी ऐसे पेज हैं जो जी कविताओं पे लिख रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ हाँ मगर हमारा हमारा जो उद्देश्य है हिंदी में का, हाँ हम जी चाहते हैं कि पढ़ने लिखने की एक परंपरा शुरू हो। पढ़ाई जी लिखाई एक स्टार्ट बेसिकली साहित्य से जोड़ना युवाओं को, लोगों को, जिससे जो श्रोताओं और श्रोता के और लेखक कवि जितने भी हमारे जो साहित्य लिखने वाले हैं उनके बीच में जो एक तरह से मान लो खाई हो गई है या एक तरह का गैप हो गया है, वो एक क्रिएट कर सके। तो एक नए नए माध्यम से हिंदी में पे जैसे ये स्लेट उसका एक पार्ट है, एक अंग है। स्लेट बेसिकली श्रोता, लेखक और कवि तीन पार्ट से उसी के पहले पहले अक्षरों से मिलकर बनाए, तो हमने ये नाम दिया गया है। तो हिंदी में एक मुख्य उद्देश्य भी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और उद्देश्य लेके चल रहे हैं दादा आप। हाँ, अभी हमें और लोगों को हमारे हिंदी भाई के जो देख रहे हैं तो मैं देख पा रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि थोड़ा फॉर्मल परिचय दे दूं कि चिंतन मनावत बेसिकली उज्जैन से हैं और उन्होंने अपना विक्रम यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री की और फिर राजा मान सिंह से उन्होंने मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट किया रंगमंच से। और वो अभी वर्तमान में अपने शहर उज्जैन में रेपेट्री चला रहे हैं, जिसमें वो और ह्यूमन की गतिविधियाँ जिसमें करते हैं। उन्होंने तो जो उपलब्धियाँ की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो काव्य पाठ किए हैं प्रमुखता से जो कानविल कानविल में राइट कानविल जी इंटरनेशनल फेस्टिवल, कानविल कानविल हाँ कार्निवल कार्निवल फेस्टिवल। कार्निवल, ओके बिल्कुल, कि कार्निवल इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है जो है 4 बार, एक बार बेंगलुरु में, एक बार कोलकाता और 2 बार हिमाचल। जी उन्होंने 4 नाटक भी लिखे हैं जिसमें एक फुल लेंथ नाटक है, 2 एकांकी है और एक शॉर्ट ड्रामा, और एक लगातार लिखते आ रहे हैं। और ये एडवर्टाइजिंग में भी एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं, जैसे क्विकली इंग्लैंड के लिए इन्होंने एडवर्टाइजिंग लिखी हुई है, टाटा स्काई विंग के लिए इन्होंने एडवर्टाइजिंग लिखी हुई है, और एक लगातार इन कामों में जुड़े हुए हैं और अभी भी रंगमंच से काम लगातार कर रहे हैं। तब मेरा ये बात को सीधा से शुरू करते हुए मैं सीधा आपको कविताओं के लिए की तरफ ले करना चाहता हूँ कि जिसके लिए हम यहाँ जी बैठे हैं। जी जी जो होता है कि ये कहानी होती है हर किसी की कविता लिखने में, जी हर किसी की जो होती है, तो हमारी जो कहानी है उस कहानी से शुरू करके अपनी कविताएं शुरू करें, एक अपनी उस कहानी से कविताएं शुरू। दादा क्या हुआ कि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ है जहाँ पर मेरे जन्म से पहले ऑलरेडी बहुत सारे लेखक थे। मतलब मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ जिस परिवार ने चंद यजामहे जैसी पुस्तकें दी है, या समरसता के सेतु श्री राम जैसी पुस्तक दी है, या जिन्होंने बिम्बायन जैसी पुस्तकें दी हैं। तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। तो जो कविताएं हैं तो शायद मुझे मिली हैं वो विरासत से मिली हैं, पर फिर भी हर व्यक्ति का एक कविताओं की तरफ या कविता लिखने का एक वो होता है। तो मेरा ऐसा रहा कि सामान्य व्यक्ति की तरह, जैसे कि हर व्यक्ति कवि तभी बनता है जब शायद उसे मोहब्बत होती है। मतलब या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे मोहब्बत नहीं हो पा रही है तो वो कभी नहीं बन पाएगा। तो सभी की तरह, अधिकांश लोगों की तरह मुझे भी किसी से मोहब्बत हुई और मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरी प्रारंभिक रचनाएं तो बहुत ही
ऐसी कह सकते हैं, थोड़ी डामाडोल सी, और सीधे रूप से देख के कहा भी जा सकता है कि ये उससे प्रभावित है या उस लेखक से प्रभावित है या उस कवि से प्रभावित है। क्योंकि जब हम शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो हम उस समय जिसको पढ़ रहे होते हैं उसकी झलक हमारे अंदर दिखती है। तो मेरे अंदर भी दिखती है। तो अपन कविताओं को साथ में लेते हुए चलते हैं दादा। मैं कुछ शुरुआती दौर की कविता, मैं कुछ शुरुआती दौर की कविताएं आपको बताता हूँ। तो जब शुरू में मोहब्बत में आए थे तो ऐसा कुछ लिखा था कि तरन्नुम में सुनाऊंगा दादा। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्यार करने का गम है यहाँ, रोते रोते शाम हो गई। प्यार करने का गम है यहाँ, रोते रोते शाम हो गई। मैं भी चिंतन यहाँ सो गया, वो भी चिंतन वहाँ सो गई। रात के अंधकार तले आज पहली मुलाकात है। तू भी थाम ले हाथ मेरा, मैं भी चूम लूं होठ तेरे। प्यार करने का गम है यहाँ, रोते रोते शाम हो गई। मैं भी चिंतन यहाँ सो गया, वो भी चिंतन वहाँ सो गई। उसने रोते हुए ये कहा, जान तुम कुछ समझते नहीं। मैंने हंस के उसे कह दिया, जा मुझे कुछ समझना नहीं। बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ, मैं लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। उसने हाथ दिया और कहा, जान तुम कुछ समझते नहीं। प्यार करने का गम है यहाँ, रोते रोते शाम हो गई। मैं भी चिंतन यहाँ सो गया, वो भी चिंतन वहाँ सो गई। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई, मोहब्बत से शुरुआत हुई। तो कुछ गीत लिखे मोहब्बत में। तो शुरुआत के जो सारे गीत जो में हैं वो मेरे अधिकतर मोहब्बत पे ही हैं। जो आज मुझे जिस रूप में जाना जाता है, जिस कविताओं के लिए मुझे मंचों पर बुलाया जाता है, वो मोहब्बत से बिल्कुल हटकर है। फिर भी जो अपने क्रम से लेके चलता हूँ, तो फिर जब प्यार में लड़ाई झगड़े होते थे तो सीधी बात है हमें ही माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो राइटर थे तो सोचा कि माफिया भी हम कुछ कविताओं के अंदाज में ही मांगे। तो उस समय ऐसे गीत निकल के आते हैं कि सॉरी सॉन्ग जैसे कि भूल है ये हमारी हमें है खबर, भूल है ये हमारी हमें है खबर। माफ करना हमें ए हम सफर, ये दोनों दिलों की चाहत है। दिल मिले इसमें दिल की ही राहत है। तुझसे बातें करे तो हंसता रहे, तू कुछ ना कहे तो रोता फिरे। तू कुछ भी समझ बस सच है यही, दिल मेरा अब ये तेरी चाहत में है। भूल है ये हमारी हमें है खबर। प्यार ऐसा कुछ शुरुआत में मैं पढ़ता था और लिखता था। फिर शुरुआती कविताएं तो मेरी सारी ज़्यादा मोहब्बत से जुड़ी हुई रही। और जब मोहब्बत में ज़्यादा डामाडोल होने लगी स्थितियाँ, तो कुछ ऐसे गीत निकल के आए कि या कुछ ऐसी गजलें निकल के आई कि न मिल रहा है तू न खो रहा है तू, ए इश्क बड़ा दिलचस्प हो रहा है तू। न मिल रहा है तू न खो रहा है तू, ए इश्क बड़ा दिलचस्प हो रहा है तू। उसकी बातों से खुश भी है और मायूस भी। न हंस रहा है तू
न रो रहा है तू, ए इश्क बड़ा दिलचस्प हो रहा है तू। काली अंधेरी रात शैतानों से परेशान होकर, काली अंधेरी रातों में शैतानों से परेशान होकर, न जी रहा है तू न मर रहा है तू, ए इश्क बड़ा दिलचस्प हो रहा है तू, ए इश्क बड़ा दिलचस्प हो रहा है तू। तो शुरुआती सारी कविताएं जो, नहीं सुनाओ सुनाओ। हाँ जी, नहीं मैं यही कह रहा था कि हाँ हाँ हाँ, निदा फाजली जब शुरू में प्रेम होता है तो उन्होंने एक अच्छी नज्म लिखी, उसका एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ कि वो बोलते हैं कि सुन रहे पीपल तेरे पत्ते हाँ शोर मचाते हैं, जब वो हाँ आते हाँ हैं हाँ पहला हाँ हाँ, प्यार हमारा रह जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब लिखा है उन्होंने। तो जब मैं इधर चर्चा कर रहा था कि शुरुआत में मोहब्बत में लिखी कुछ, फिर मैंने अधिक मोहब्बत में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मोहब्बत के लेखन को कंटिन्यू वही करते हैं जिनकी मोहब्बतें अक्सर अधूरी रह जाती हैं, तो वो कागजों पे मोहब्बतें शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं रहा, मेरा साथी मेरे साथ रहा शुरू से लेकर अंत तक, तो उस पर कुछ लिखा नहीं ज्यादा। और उस समय मैं थिएटर से जुड़ गया, तो थिएटर से जुड़ने की अच्छी बात यह होती है कि आपको वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है समाज में, उसको समझने का मौका मिलता है। मतलब आप घर पे बैठ के केवल आइडिया नहीं लगाते हैं, आप समाज में उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि थिएटर, आपको पता है थिएटर में हमें टास्क मिलते हैं कि भैया ऑब्जर्वेशन करो, लोगों से मिलो, कैरेक्टर को उठाओ। तो शुरुआती दौर में जब थिएटर से जुड़ा तो मुझे भी अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, और मुझे पता लगा कि एक्चुअल में हमारे समाज में क्या चल रहा है, कहाँ तक वंशवाद है, या जो मतलब लीडर्स से मिलने का मौका सबसे पहले मिला, तो लीडर्स लोगों को क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वहीं से कुछ शुरुआती, और फिर जब मैं थिएटर में आया तो पढ़ना भी ऐसे लोगों को ही पढ़ा, मुझे मतलब पढ़ना शुरू किया मैंने ऐसे लोगों को जो समाज के लिए लिख रहे थे या समाज के लिए पढ़ रहे थे, तो उनका हल्का सा इफेक्ट आता है कविताओं पर। तो मैं शुरुआती दौर में जब अपना जो समाज के लिए जो लिखता हूँ, तो वो वैसे लिखता हूँ कि सबको लेकर चलता है, पागल है, ऐसा क्यों करता है, अरे सबको लेकर चलता है, पागल है, ऐसा क्यों करता है, अरे मतलबी बन खुद की सोच, ये दुनिया है, दुनिया यहाँ ऐसा ही चलता है, गर हाथ पकड़ के कूदेगा निश्चित डूबा जाएगा, गर अकेला कूदेगा शायद तू बच पाएगा, ये मतलबी सागर का दरिया है, यहाँ अकेला कमल खिलता है, ये दुनिया है, दुनिया यहाँ ऐसा ही चलता है, उसकी छुरी तेरा सर या तेरी छुरी उसका सर, यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं कत्लेआम चलता है, ये दुनिया है, दुनिया यहाँ ऐसा ही चलता है, ये दुनिया है, दुनिया यहाँ ऐसा ही चलता है। तो शुरुआती कविताएं ऐसी थी, कुछ लोगों से प्रभावित होकर लिखी। फिर जब हम बहुत सारे लोगों को पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारा साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर हमें अपना थ्रेड मिलता है कि भैया मुझे इस दिशा में लिखना है, मुझे ऐसा लिखना है। बाकी अगर हम दो लोगों को पढ़ेंगे तो उन दो में से हमारे पास चॉइस के लिए कोई एक आदमी होगा जिसे हम अडॉप्ट करेंगे, और वो सीधा सीधा हमारी कविताओं पर दिखेगा। तो फिर जब शुरू किया पढ़ना बहुत सारे लोगों को, तो थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जी जी थोड़ा सा कहानी अपनी कविता पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, जिससे मैं ज्यादा कविताएं लोग पढ़ पाए, क्योंकि बिल्कुल 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 हमारी कविताएं छूट जाएंगी। हाँ, तो उस समय ऐसा लिखा कि आदमी प्यासा बहुत है प्यार ढालो, आदमी प्यासा बहुत है प्यार ढालो, नीतियां बनती नहीं अब आदमी के वास्ते, आदमी बनने लगे हैं नीतियों के वास्ते, धुंधला गई हैं मंजिलें विश्वास ठंडे पड़ गए, बुझ गया है आदमी कोई आग डालो, आदमी प्यासा बहुत है प्यार ढालो, विज्ञापनों का शोर चारों ओर से उठता हुआ, उपदेश पीकर थक गया है आदमी चलता हुआ, भावनाओं के खेत में आग तर्कों की लगी है,
बुझ गया है आदमी कोई आग डालो, आदमी प्यासा बहुत है प्यार ढालो, आदमी प्यासा बहुत है प्यार ढालो। उसी दौर में लिखी जाती है कि कानों में गूंजे धाए धाए चिड़ियों की चहचह कौन सुने, कानों में गूंजे धाए धाए चिड़ियों की चहचह कौन सुने, जब सर पर आकर मौत खड़ी जीवन के सपने कौन बुने, जब प्रश्न खड़ा हो रोटी का शिक्षा की बातें कौन करे, अपने ही कायर हो जाएं गैरों से आशा कौन करे। अब व्यक्तित्व हो गया है सर्वोपरि, तो देश की चिंता कौन करे, तो देश की चिंता कौन करे। तो ऐसे कुछ लिखा जाता है। और कुछ और भी है, मैं लिख के लाया हूँ कि जब हम कुछ बुरी कविताएं लिखने लगते हैं, या यूं कहा जाए कि कटाक्ष वाली कविताएं लिखने लगते हैं जो दूसरों के लिए बुरी होती है, तो लोग कहते हैं कि यार इस पे मत लिखो यार, ये गलत टॉपिक है यार। तो उनके लिए लिखा था कि मैं लिखूंगा, मैं निरंतर लिखूंगा, तुम पर लिखूंगा, खुद पर लिखूंगा, और जिस पर मन करेगा उस पर लिखूंगा, और लिख लिख कर दूंगा पूरा पृष्ठ काला। मैं लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा, तुम पर, खुद पर, और जिस पर मन करेगा उस पर लिखूंगा, और लिख लिख कर दूंगा पूरा पृष्ठ काला। और फिर उठाऊंगा नई कलम सफेद की, उसी काले पृष्ठ पे कुछ नया लिखने को। मैं लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा, तुम पर, खुद पर, और जिस पर मन करेगा उस पर लिखूंगा। वो कह रहे हैं भावनाओं में बह रहे हो, मैंने कहा मैं बहूंगा, निरंतर बहूंगा, कभी धार में कभी धार के विपरीत, और बहता चला जाऊंगा कि जब तक मिल ना जाऊं सागर से, जो सिखाएगा मुझे खुद में शांत रहना और खुद में निरंतर बहना भी। मैं बहूंगा, निरंतर बहूंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा, तुम पर, खुद पर, और जिस पर मन करेगा उस पर लिखूंगा, और लिख लिख कर दूंगा पूरा पृष्ठ काला। और फिर उठाऊंगा नई कलम सफेद की, उसी काले पृष्ठ पर कुछ नया लिखने को। मतलब ये मेरे साथ ये भी होता है कि आपकी जो पोएट्रियां हैं ये पोएट्री जैसी लगती नहीं है, क्योंकि जब हम आप किसी मुद्दे, मेरे लिखने का ये रहता है कि जब मैं किसी मुद्दे पर लिख रहा हूँ तो मैं ये कम ध्यान रखता हूँ कि मुझे कविता लिखनी है, मुझे ये ध्यान ज़्यादा रहता है कि मुझे ये चीज़ पहुँचानी है। तो मेरा जो श्रेष्ठ माध्यम, जैसे मैं श्रेष्ठ तरीके से बोल सकता हूँ, उसको उस तरीके से ढाल के बोलता हूँ। तो कुछ ऐसा लगता है। बाकी फिर जब मैं मूल कविताएं अपनी लिखता हूँ तो जैसे ऐसा लिखता हूँ कि रणभूमि में अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, रणभूमि में अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, कुछ गले हैं कुछ सड़े हैं। रणभूमि में अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, कुछ गले हैं कुछ सड़े हैं, दूर तक रक्त रंजित भूमि की चमकार है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये कैसी हाहाकार है। रणभूमि में अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, कुछ गले हैं कुछ सड़े हैं, दूर तक रक्त रंजित भूमि की चमकार है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये कैसी हाहाकार है। युद्ध का परिणाम मानवता के रही चीख कर, ये पांडवों की जीत ना ही कौरवों की हार है। युद्ध का परिणाम इतना हुआ है आज तक, बस प्रेम की अर्थी उठी है और दुखों का भंडार है, बस प्रेम की अर्थी उठी है और दुखों का भंडार है। वाह, सच्चाई है। धन्यवाद। चिंतन, अगर मतलब मेरी एक गुजारिश है तुमसे, जी 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 दादा, पागल वाला जरूर सुनाओ। हाँ बिल्कुल, मैं आप कहेंगे बिल्कुल सुनाऊंगा पागल वाला। पागल के लिए जो मतलब पागल कहाँ से उठी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम अपने आप को खुली छूट देते हैं, हमारे विचारों को खुली छूट देते हैं और हमारे चरित्र को भी खुली छूट देते हैं। तो तब मुझे ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे कि मैं ओवर थिंकर होता जा रहा हूँ कि भाई मैं किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, या मैं कविताएं भी लिख रहा हूँ तो वैसे लिख रहा हूँ, या मैं कहीं कुछ देख रहा हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, या मैं किसी चीज़ को या किसी सीन को ड्रामा में देखकर रोने लगता हूँ बहुत ज़्यादा और अनकंट्रोलेबल हो जाता हूँ। तो उसके लिए मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास गया और मैंने वहाँ पर उनसे मिला। तो वो जो सेशंस के लिए जब मैं जाता था तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाता था जहाँ पर वो आते थे, वो मुंबई से आते थे डॉक्टर साहब, और वो जो जगह थी
वो जगह का मैं वर्णन करता हूँ बस अपनी कविता में। मैंने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया कभी, मगर वो वर्णन मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला, तो मैं वो वर्णन ही मेरी कविता है। मैं सुनाता हूँ कि मैं पागल हूं, चलेगा ना? अगर चलेगा तो चलिए शुरू करते हैं। कि मोटे लोहे की सलाखों से घिरे एक 9 कमरे के मकान में हम 72 लोग रहते हैं। सही सुन रहे हैं आप? मोटे लोहे की सलाखों से घिरे एक 9 कमरे के मकान में हम 72 लोग रहते हैं। नहीं नहीं, जेल खाना नहीं है वो, बस लोग उसे पागल खाना कहते हैं। अब ये शब्द सुन के आपके होठ आपके कालों पर चढ़ाए होंगे, है ना? लोगों के अक्सर चढ़ाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये स्टोरी शुरुआत से सुनाते हैं। साइकुलर डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जैसी 50 बीमारियां मेरे घर के सदस्यों को सताती है और पूरी दुनिया हमें एक ही नाम से बुलाती है, पागल। देख वो पागल जा रहा है। जी हाँ, ये स्टोरी भी आपको एक पागल ही सुना रहा है। इंट्रोडक्शन तो हो चला, चलिए आपको अपना घर दिखाता हूं और हुआ तो एक आध 2 सदस्यों से भी मिलाता हूं। मैंने क्या कहा था कि 9 कमरों में हम 72 लोग रहते हैं, 3 टॉयलेट हैं, इसमें से 2 मेरी है, ऐसा हॉस्टल वार्डन साहब कहते हैं। हम कहते हैं साहब कुछ तो तरस खा जाओ, वो कहते हैं यहीं पर हगो और यहीं पर सो जाओ। खुशबू दीदी आजकल तो वैसे ऑफ माइंड रहती है, मगर जब भी सही रहती है बहुत अच्छे कहानियां किससे कहती है। दीपक भैया अक्सर दीपावली के कुछ रोज पहले से एक रट लगाए बैठ जाते हैं। वो केवल एक ही सवाल दोहराते हैं। वो कहते हैं कि इस बार दीपावली फिर से आएगी ना? हम कहते हैं हाँ आएगी। वो कहते हैं वो तो पिछली बार भी आई थी। हम कहते हैं हाँ आई थी। वो तो कहते हैं वो पिछले के पिछली बार भी आई थी। हम कहते हैं हाँ आई थी। वो तो पिछले के पिछले। अरे कहना क्या चाहते हो? हम जोर से बतियाते हैं और दीपक भैया गर्दन नीचे करके केवल एक ही वाक्य दोहराते हैं कि मतलब माँ मुझसे मिलने इस बार भी नहीं आएगी, क्योंकि माँ मुझसे मिलने पिछली बार भी नहीं आई थी, पिछले के पिछली बार भी नहीं आई थी, पिछले के पिछली बार भी नहीं आई थी, और पिछले के पिछले। अरे बोझ हैं हम सब, इसलिए हमें उस कोठड़ी में धकेल आते हो और फिर मिलने भी नहीं आते हो। अरे धकेला सही था पर मिलने तो आओ, हाल चाल पूछो, कुछ अपनी भी सुनाओ। यहाँ गम है, खुशी है, खामोशी है, शोर है। साला मेरा भेजा थोड़ा सा कमजोर है, छोटी छोटी बिल्डिंग, छोटे से कमरे, बिस्तरों में सोए, गुजर गई है उम्र, धो करके अपनी चमड़ी को सुखाओ, यहीं पर हगो यहीं सो जाओ। मैं ज्यादा बोल गया, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, ये ठीक रहेगा। मगर अगली बार सड़क पे कोई नंगा पागल घूमता दिखे तो फिंगर आउट करके पागल मत कहिएगा, थोड़ा तमीज में रहिएगा, क्योंकि मैं पागल हूं। चलेगा ना? थैंक यू। बहुत रोंगटे खड़े हो जाते जब भी सुनता हूँ चिंतन। मैं 50 बार सुन चुका हूँ तेरी ये कविता, और मुझे हर बार। अच्छा, एक सवाल आ रहा है सिद्धार्थ का, हमारे बैचमेट हैं कह रहे हैं कि कवितावाद जीवन में कहाँ तक कारगर है? यदि जीवन में प्रेम की कड़ी जुड़ी हो तो इसे क्या कहेंगे? ये सवाल है सिद्धार्थ। हाँ, मुझे सवाल एक बार और दोहरा दीजिएगा दादा। हाँ, उन्होंने सिद्धार्थ लिखते हैं कि कवितावाद जीवन में कहाँ तक कारगर है? यदि जीवन में प्रेम की कड़ी जुड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कविता कहाँ तक कारगर होती है। मगर मुझे कुछ उदाहरण पता है कि जब एक हारी हुई सेना के बीच में जब एक कवि निकलकर काव्य पाठ करता है तो राजा को इतना क्रोध आता है कि वो उसका सर कलम कर देता है और हुंकारा भरते हुए आधी सेना के साथ वो जीत जाता है, वो मैदान जीत जाता है। तो कविता वहां तक करवाती है आपसे जहां तक कोई नहीं करवा सकता। मतलब एक कविता होती है जो आदमी को धर्म परिवर्तन ना कहे मगर अपने चरित्र को पूरा परिवर्तित कर उसे एक अलग मार्ग पर भेजने का भी काम करती है। हमारे पास ऐसे बड़े उदाहरण हैं। तो कविताओं का जीवन में अब इससे ज्यादा बड़े क्या उदाहरण दे सकते हैं कि आधी सेना के साथ एक राजा सामने वाले राजा को जीत जाता है, और ये युद्ध की बातें हैं। और एक कविता पूरा आपका वो बदल देती है, जीवन बदल देती है। मगर आज के जीवन में देखा जाएंगे तो हर घर में कवि हैं। तो आज के लिए हमारा मनोरंजन का साथ भी है। और रही मोहब्बत की बात, तो
आदमी कहीं ना कहीं तो कवि हो ही जाता है, चाहे वो अपनी कविताओं को लेकर हो, चाहे किसी और की कविताओं को कॉपी पेस्ट करके हो। तो सिद्धार्थ जी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सिद्धार्थ जी को मैं अच्छे से जानता हूँ। उनका प्रश्न बहुत जटिल रहते हैं, मगर उनके सवाल उनको उनसे अच्छे, उनका उत्तर उनसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ अब अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, और बीच बीच में मैं आपको टोकता रहूंगा अगर कोई सवाल आते रहेंगे। आगे बिल्कुल अब बिल्कुल अपनी बिल्कुल। कविता सुनाइए। हाँ तो हाँ, अभी फिलहाल में मैंने एक कविता लिखी है। जब हम सड़क पे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं जो गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, तो उनको समर्पित है। तो ये पंक्तियां उन जानवरों के लिए जिन्हें हम अपनी गाड़ियों के नीचे रोंद डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि मैं मुड़ के बोला जोर से, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ मैं, सिनारियो आप थोड़ा समझिए कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और एकदम से मेरे गाड़ी के नीचे कोई जानवर आया है और मैं उसको कुचलता हुआ आगे निकला हूँ और मैंने पीछे देखकर केवल यही कविता दोहराई है कि मैं मुड़ के बोला जोर से, अबे सड़क तेरे बाप की थोड़ी है। मैं मुड़ के बोला जोर से, अबे सड़क तेरे बाप की थोड़ी है, हमारी है, हमने बनाई है, हम गाड़ी चलाएंगे, तेज भगाएंगे, गाना बजेगा और टू ठुकेगा। मैं मुड़ के बोला जोर से, अबे सड़क तेरे बाप की थोड़ी है, हमारी है, हमने बनाई है, हम गाड़ी चलाएंगे, तेज भगाएंगे, गाना बजेगा और टू ठुकेगा। शिट, मर गया क्या कह के तुझे इग्नोर कर जाएंगे। अरे हमारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी थोड़ी है, और ये सड़क तेरे बाप की थोड़ी है। अबे तू कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर का बच्चा है, सांप का सपोला है, हिरण का बच्चा है। अबे हमारे आगे तेरी जान की कोई औकात थोड़ी है। और क्या कहा था मैंने, ये सड़क तेरे बाप की थोड़ी है। अब मर गया ना, थोड़ी देर पड़ा रे, मर गया ना, थोड़ी देर पड़ा रे, कुछ देर डला रे, कुछ और गाड़ियां आएगी जो तेरे ऊपर से चलाएगी, जितना बचा है ना तू उतना भी नहीं बचाएगी, तुझे पापड़ बनाएगी, जमीन में मिलाएगी, तुझे तेरी औकात बताएगी। अरे हमारे अंदर कोई दिल थोड़ा ही है, और ये सड़क तेरे बाप की थोड़ा ही है। अरे क्यों आता है सड़क पे, इंसानों से क्यों इतना प्रेम दिखाता, वहां जाना जंगलों में, वहीं से तेरा पुराना नाता है। क्यों आता है, इंसानों से इतना प्रेम क्यों दिखाता है, अरे जंगलों में जाना, वहीं से तेरा पुराना नाता है। ओह शिट, भूल गया था कि तेरे रहने के लिए अब जंगल बचा ही थोड़ा ही है। मगर ये सड़क तेरे बाप की थोड़ा ही है। हम यूं ही गाड़ी चलाएंगे, तेज भगाएंगे, गाना बजेगा और फिर से तू ठुकेगा, और वही गर्दन पीछे करके हम एक गाना गाएंगे कि सड़क तेरे बाप की थोड़ी है, ये सड़क तेरे बाप की थोड़ी है। वाह, थैंक यू। ये सड़क तेरे बाप की थोड़ी। ये बिल्कुल अच्छी है। मतलब या ये कहें कि मैं जितना मैं रंगमंच भी करता हूँ, तुम रंगमंच से जुड़े हुए हो, और मैं तुमको इतना पर्सनली जानता हूँ, तो वो संवाद है तुम्हारी कविता में, जो जी जी जो अक्सर होता है, वो एक खूबसूरती भी है। ये आप संवाद कर रहे हो, जी जी आप अपने श्रोता को, जो सुनने वाले पाठक, पढ़ने वाले पाठक हैं, उनको एक सवाल है कि उनको ऐसा एहसास होता है कि तुम बात कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये कवि की या एक एक इंसानियत की भी बोलो, कवि की बहुत बड़ी चीज़ है कि वो इंसानों सामने वाले को, अपने पाठक या श्रोता से बात कर पा रहा है अपनी कविता के माध्यम से, बिना कुछ करे। जी जरा मेरा रहता है कि आप मेरी कविताओं को कितना अच्छा आंकेंगे नहीं आंकेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इतना सा पड़ता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मैं काव्य, असली काव्य तो मैं उसी को मानता हूँ कि वो काव्य वही है जो आपकी चीज सही तरीके से श्रोता तक या दर्शक तक पहुंचा पा रहा है। तो कभी कभी समीक्षाएं भी होती है जैसे मैंने आपको बताया, मगर मेरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। और बताइए क्या सुनाया जाए आगे की, कुछ प्रश्न डालेंगे आप? मैं प्रश्न पूछता रहूंगा। अपनी एक जी कविता जी और सुनाई जाता है। मेरा लालच, जो कवि का लालच होता है ना, कि एक हाँ कविता और सुन हाँ, लेता मैं। एक कविता और सुन लेते बातें हैं, चलिए। हाँ 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 हाँ, चलिए मैं बिल्कुल
जब दूर रहता था घर से तो अपने माँ के लिए कुछ लिखा था, वो सुनाता हूँ। मैंने माँ के लिए लिखा था कि जब मैं बहुत दूर रहता था, बहुत कम आता था, तो किसी दिन आने का मौका लगा तो बैठ के सोच रहा था कि माँ के लिए क्या लिया जाए। तो माँ से ही सवाल है ये मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी कविता। हाँ, तो माँ मैं लौट रहा हूँ शहर को, माँ मैं लौट रहा हूँ शहर को, तेरे पास अपने घर को, इसलिए सोचा कि ले चलता हूँ कुछ उपहार में, और आ खड़ा हुआ बाजार में। माँ मैं लौट रहा हूँ शहर को, तेरे पास अपने घर को, इसलिए सोचा कि कुछ ले चलता हूँ उपहार में, और आ खड़ा हुआ बाजार में। लेकिन अब परेशान हूँ कि क्या लूं, कि माँ मैंने कभी पूछा ही नहीं ना कि तुझे क्या पसंद है, कौन सा रंग तेरा मन पसंद है, तुझ पे कैसी साड़ी फबती है, वो पुरानी अंगूठी ठीक है या थोड़ा चुभती है। माँ तेरी चप्पलों की क्या है नाप, माँ तेरे कौन कौन से हैं ख्वाब, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी तो नहीं जानता। पिछली बार की तरह इस बार भी कोई फोटो फ्रेम ले आऊं क्या, जो पिछली बार की तरह इस बार भी घर की किसी दीवार पर टांग दी जाएगी, या किचन का कोई सामान ले आता हूं जैसे मैं एक बार ले आया था, जिसमें तूने मेरे ही मनपसंद का खाना बना के मुझे खिलाया था। माँ तुझे खाने में क्या पसंद है, तुझे खाने में क्या पसंद है मैं ये भी नहीं जानता हूं, और अपने आप को ममाज बॉय मानता हूं। माँ मैं इस बार खाली हाथ ही घर आऊंगा, मगर 2 दिन के लिए सही लड़ झगड़ के तेरे बेटे को लौटा लाऊंगा। माँ मैं लौट रहा हूँ शहर को, तेरे पास अपने घर को, माँ मैं लौट रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा एक एक सवाल और आ रहा है विवेक सोनी जी की जी तरफ जी। से, सवाल नहीं, अरे एक तरह के निवेदन या एक उनकी ख्वाहिश है कि मैं प्रथम हाँ नहीं आना चाहता, कविता साझा करूं, मतलब पढ़ दें उनके लिए कि मैं प्रथम नहीं आना। अच्छा, मैं प्रथम नहीं आना चाहता। मैं प्रथम नहीं आना चाहता एक कविता नहीं है, एक लेख है जो मैंने यहाँ के लोकल अखबार में छपवाया था। मैं प्रथम नहीं आना चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी पंक्ति के प्रथम में खड़े होकर अपने अहम को बढ़ावा दूं, क्योंकि अहम प्रथम आकर व्यक्ति यह भूल जाता है कि वो प्रथम इसलिए नहीं है कि वो श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए भी है कि वो श्रेष्ठ बना रहे। प्रथम की अपेक्षा द्वितीय या अंतिम व्यक्ति हमेशा सीखने का प्रयास करता है, वह हमेशा अपने आगे वाले से कुछ न कुछ निरंतर सीखने का प्रयास करता है, और यही शर्त प्रथम आने की प्रथम शर्त होती है। इसलिए मैं प्रथम नहीं आना चाहता। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत लेख है तुम्हारा। बहुत धन्यवाद सोनी जी को भी कि उन्होंने याद, और चिंतन जी तुम्हें बहुत आभार इसके लिए, इस कविता जी जी इस जी लेख के लिए। जी जी। अब मैं तुमसे कुछ सवाल छोटे, मान लीजिए कुछ हाँ हाँ सवाल कि ये तुम बता ही चुके हो कि तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई है तुम्हारी हाँ हाँ कविताओं से, जी जी। मगर तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारी पहली कविता, कि तुम्हारी पहली कविता जैसे तुम कह सकते हो कि ये मेरी पहली कविता है, उससे कोई लगाव या वो कविता जो तुम्हें याद हो अभी? दादा मैंने आपको सुनाया ना, उसका नाम ही मैंने चिंतन रखा है। पहली कविता थी, मेरे कानों में गूंजे धाए धाए चिड़ियों की चहचह कौन सुने, जब सर पर आकर मोट। तो ये जो कविता है ये मेरी पहली रचना कही जा सकती है। इससे पहले जो मैंने लिखा है वो इतना अधूरा है कि उसे कविता कहने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, और वो याद भी नहीं है। फिर भी एक कविता मुझे याद आ रही थी कि काली सी खिड़की, कुछ अजीब सी लिखावट थी उसकी, कि काली सी खिड़की से झांकें तो आंखें, उन सूखे से पेड़ों की नंगी सी शाखें, हंसता सा चेहरा भयानक सी आंखें, आग के आगे पिशाचों से बातें, कैसा धर्म और कैसी रिवाजें, घाट पे खून से लिपटी वो लाशें, टूटा कमंडल फूटे से हांडे, आग के आगे पिशाचों से बातें, आग के आगे पिशाचों से बातें। ये शायद मेरी पहली कविता हो सकती है। अरे बहुत अच्छा। हाँ मेरा सवाल है कि तुम रंगमंच से भी जुड़े हुए हो। रंगमंच को एक तरह से बोला जाता है कि विद्रोही कला है, वो लोगों के देख संपर्क कर टूट रहा है, एक सेकंड दादा, दादा वापिस से दोहराइए।
मैं कह रहा हूँ कि तुम रंगमंच से जुड़े हुए हो, जी जी तो रंगमंच एक ऐसी विधा है जो सीधे संवाद करती है, सीधे सवाल खड़े करती है। जी जी। तो इस साथ तुम कविता भी लिखते हो, तो उसका रंगमंच का कविता पे क्या असर पड़ता है कि उससे वो अ, कविताएं क्या निकलती हैं? या फिर कविता का हाँ रंगमंच का क्या रहता है, उनका अंतर संबंध हाँ समझ लो। हाँ 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 हाँ। अब मेरे विषय में अंतर संबंध नहीं, मेरे विषय में तो कहा जा सकता है कि जो मेरी कविताएं हैं वो मेरा रंगमंच है, और जो मेरा रंगमंच है वो मेरी कविताएं हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ आपको कि जो मैंने पागल लिखी है, यही का यही नाटक पागलों में जो मैं आपको सिनारियो प्रेजेंट किया, इसका मैंने नाटक प्रस्तुत किया इंसेनियत, जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों के ऊपर, या जो पागल खाने में लोग रहते हैं उनके ऊपर। या जैसे कि मैंने हट भिखारी मेरी कविता है, तो उसके लिए जो मैंने 90 सेकंड की रेड लाइट नाटक किया, तो वो नाटक एक जैसा ही है। मतलब नाटक को आप मेरा नाटक देखिए पूरा, तो आपको उसका मर्म वही नजर आएगा, और मेरी कविता पढ़ लीजिए आपको मर्म वही नजर आएगा। दोनों के रसपान के तरीके अलग अलग हैं। जो उसको देखने में जो आनंद आता है उसको वो आता है, जिसको श्रवण में जो आनंद आता है वो अलग आनंद होता है। तो ये मेरा ऐसा है कि मेरी मेरे यहाँ से अगर खड़े होकर देखूंगा, तो जब मैं कोई नाटक कर रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार ये कितना अच्छी कविता बन सकती है, ये नाटक कितना अच्छा कविता बन सकती है। या कोई मैं कविता सुनता हूँ किसी की, तो मैं सकता हूँ यार ये कितना अच्छा नाटक बन सकता है। तो थोड़ा मेरे साथ ऐसा चलता रहता है कि ये अच्छी रचना है, ये होनी चाहिए, ये अच्छी रचना है, ये होनी चाहिए। हाँ, ये एक सवाल और आ रहा है विवेक सोनी की तरफ से। जी 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 जी। उन्होंने लिखा है, त्रिवेणी छंद आधुनिक कविता के दौर में कितना महत्वपूर्ण है या क्या स्थान रखता है? जी 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 जी, मुझे सवाल नहीं सुनाई दीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हाँ सवाल है कि त्रिवेणी छंद हाँ आधुनिक कविता के दौर में कितना हाँ। महत्वपूर्ण है या क्या स्थान रखता है? त्रिवेणी छंद जो हाँ गुलजार हाँ, साहब जी लिखते हैं। गुलजार साहब में जो लिखते हैं 3 पंक्तियों का, तो दादा वो जो ऐसा थ्रेड हो गया है कि लिखने का प्रयास आजकल सब भी करते हैं। हर घर में एक लेखक हो गया है। तो सब लोग लिखने, मतलब वो इतना खूबसूरत छंद होता है, मगर वो उसमें बाधा ये है कि अगर वो सही तरीके से नहीं लिखाया गया, तो वो अधूरा सा मालूम पड़ता है। उसकी मतलब खासियत ये है ना कि 3 पंक्ति में बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए। तो आज के टाइम पे वो बेहतरीन छंदों में से एक है, परंतु लिखने वाले कुछ कम ही हैं जो अच्छे से लिख पा रहे हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ, तो फिर पढ़ के लगता है नहीं भाई ये पूरा नहीं है, अधूरा नहीं है, तुम एक और पंक्ति जोड़ के इसको पूरा करो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो यही मैं पूछने में हिंदी, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ, कविता हिंदी इसको कैसे देखते हो? हिंदी को कैसे देखते हो? हिंदी को तो लेकर मेरा विजन बहुत क्लियर है कि आज हम जहां पर हैं, मैं हिंदी को बहुत सबसे मजबूत स्थिति में देखता हूँ, इंग्लिश से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में। मैं मतलब आपको सिंपल सा बताता हूँ कि एक अंग्रेजी की पोयम की एक लाइन लिखी है, उसमें एक शब्द अगर हिंदी का आ गया, तो अंग्रेजी लिटरेचर उसको स्वीकार करने से मना कर देगा कि नहीं ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। और वहीं अगर हिंदी की किसी पंक्ति में हमने एक इंग्लिश का वर्ड डाल दिया, तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ ये हिंदी की रचना है। उससे कई दिक्कतें भी होती है कि हमारे जो, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड हमारे किसी हिंदी वर्ड की जगह ले रहा है, तो हमारा कोई वर्ड जा रहा है, मगर हमारे जो हिंदी की एडॉप्टेशन का जो वो है सामर्थ्य है, वो किसी भाषा में नहीं। हम जितना एडॉप्ट कर सकते, मतलब आज वो शब्द हमने एडॉप्ट किया, वो कुछ समय बाद चल के हमारा ही शब्द बन जाएगा कि के टाइम पे आए थे भैया तुम, हैं? बिल्कुल। हाँ, तो वो अभ्रंश होकर धीरे धीरे वो हमारा, अब टेम शब्द को ना इंग्लिश वाले स्वीकार करेंगे,
हाँ ना कोई और स्वीकार करेगा। अब वो हिंदी का जटिल शब्द हो गया जो भाषा में उपयोग होगा, तो हिंदी का तो ऐसे लेवल बढ़ता जा रहा है। हाँ, रही बात साहित्य से हमारी दूरी की, तो उसके लिए आप और ये मंच जैसे बहुत सारे मंच हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा सफल होगा, मतलब साहित्य सब तक पहुंचे, क्योंकि साहित्य आदमी को एक अलग किरदार देता है और खूबसूरत मतलब एक सरफेस का निर्माण करता है, मतलब यूं कह सकते हैं अपन। तो ये तो अच्छा है, मतलब हिंदी तो आज मतलब मेरी दृष्टिकोण में कि हमें हिंदी को जो लेके बड़ी वो होती है ना कि दया का भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हिंदी से स्ट्रांग कोई भाषा ही नहीं है अभी मेरी दृष्टि में। हाँ, यही मेरा मतलब विचार है कि जब लोग पर्टिकुलर ये बोलने लगते हैं कि नहीं हिंदी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, हिंदी हाँ अपने आप में इतनी समग्र भाषा है, इतनी हाँ हाँ समग्र भाषा है और इतनी सारी बोलियों का एक ये कहा जाए कि उस पिलर है, उसकी जो नींव है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे हिंदी जब शुरुआत में जब संस्कृत से एक तरह से अपभ्रंश में आई थी, या हाँ कहा हाँ जाए बोलियों का साथ हाँ मिला, तब हाँ 6,000 हाँ कुछ शब्दकोश थे उसके। हाँ और आज कुछ 2 लाख या 4 लाख के आसपास उसकी संख्या आसपास कुछ जाती है, मतलब लगभग होगा। हाँ मैं सही आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ, पर लगभग लगभग ऐसे कुछ हैं, और जिसमें सब हाँ कुछ हाँ उर्दू के हर हाँ हाँ कुछ हाँ, शब्द फारसी उर्दू सब से इंग्लिश से उठाए हुए। हाँ, रोमन से कुछ सब शब्द लिए उन्हें। और हिंदी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। हाँ हाँ, सभी एक हिंदी की तरफ जाते हैं। हाँ, एक लास्ट हाँ प्रश्न बहुत। करता है, एक लास्ट प्रश्न है जो विवेक सोनी की तरफ से फिर से आया है, एक सवाल हाँ हाँ और हम इस सवाल के बाद अपनी इस लाइव को विराम देंगे, क्योंकि समय की एक सीमा है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो उनका एक प्रश्न है जो मैं तुमको पढ़ देता हूँ। हम्म। प्रश्न सिद्धार्थ ने किया है। हाँ हाँ सिद्धार्थ का प्रश्न है कि आजकल नए कविताकार आ रहे हैं, हाँ नए कवि आ हाँ रहे हैं, हाँ उनका कि आजकल नए कवि आ रहे हैं, आप हाँ उन्हें हाँ। कैसे देखते हैं और उन्हें क्या सार्थक दिशा निर्देश देंगे? ठीक है। मैं इसके लिए ना चार्ल्स बुकोस्की की वो रचना है कि मत लिखो, आपने पढ़ी होगी, या जिसने नहीं पढ़ी, अगर वो लिखने की शुरुआत करना चाहता है तो उसे वो एक बार कविता जरूर पढ़नी चाहिए। चार्ल्स बुकोस्की की मैं लेखक बनना चाहता हूँ, डू नॉट राइट, हिंदी में वरुण ग्रोवर ने उसका अनुवाद किया है। खूब अच्छी कविता है, वो आपको सही मार्गदर्शन देगी कि अगर आपको लिखना है तो आपको क्यों लिखना है, और अगर आपको नहीं लिखना है तो क्यों नहीं लिखना है। और बस यही है कि जहां तक हो सके अच्छी चीजों का उपयोग कीजिए राइटिंग में, तो लिखने से कौन किसको मना कर पाया है। मैं खुद कहता हूँ ना, मैं लिखूंगा, निरंतर लिखूंगा। तो शब्दों का चयन, शब्द के ऊपर भी से बोल देता हूँ कि शब्द को तोल कर बोलो, शब्द में भार काफी है। शब्द को तोल कर बोलो, शब्द में भार काफी है। शब्द जो सान चढ़ जाए, शब्द में धार काफी है। शब्द ने सत्य ओढ़ा है, शब्द ने सत्य पहना है। शब्द सत्य की छाया है, शब्द वाणी का गहना है। शब्द से वेद लिखने हैं, शब्द की मार काफी है। शब्द को तोल कर बोलो, शब्द में भार काफी है। शब्द को तोल कर बोलो, शब्द में भार काफी है। बस ऐसा ही। बिल्कुल सच। अब हम जो हिंदी में हैं विशेषकर इस पर हाँ बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो भी लोग हाँ जुड़ रहे हैं, हाँ इच्छुक हैं जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं प्रमुख तौर पे, जो सीखना जी चाहते जी हैं, तो उनकी सबसे पहली शर्त या फिर उनसे हमारी बातचीत यही होती है कि आप मुख्यतः जो भी लिख रहे हो उसका अर्थ मालूम हो आपको, और कैसे लिखा जाता है वो। हाँ हिंदी हाँ हाँ हिंदी लिखी, अगर आप उसमें कोई हाँ बोली लेकर आ रहे हो तो हाँ भी हाँ अच्छी हाँ बात है, मगर हिंदी जी को जी हिंदी की तरह से कब किस मात्रा का प्रयोग हो रहा है, आप कभी भी किसी भी मात्रा का उपयोग कर दे रहे हो और बोल दे रहे हो कि मेरी भावना है, भावनाएं समझ जाओ। इस भावना को समझने के साहित्य ना भावना में बचा है ना फिर कहीं हाँ बचेगा। हाँ सही है। तो हिंदी में इस प्रयास में लगा हुआ है कि आप कविताएं लिखिए, जो नए नए आ रहे हैं आप लिखिए। कोई बात नहीं, आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जुड़िए, हम आपको एक राह देंगे, एक तरीका देंगे कि आप इस चीज़ से की कविताओं को कैसे पढ़ें या किन किन कवियों को पढ़ें जिससे आप आगे जा सको, या अपनी अपना क्या जी होता है कि जैसे बताते हैं ना कि मैं आपको 5, जैसे एक छोटा सा उदाहरण सबके लिए बता रहा हूँ कि टिक्की होती है, टिक्की वाला 5 जी पानी रख लेता है, वो हाँ 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 पाँचों आपको पिलाते हैं, जी पाँचों जी पानी आपको पिलाए,
आपकी जो इच्छा हो या जो आपके पसंदीदा हो, आप उसको हाँ उसको पढ़िए। चुन लें और उसकी मजा पी लें। ऐसे ही इसमें सीरी है कि सीरी आप पढ़िए, लोगों को जितना हो सीरी। सकता है पढ़िए, अपनी पसंद की जो चीज़ आए तुमको, कि ये कभी कुछ मेरे पसंद का है या मेरे लीग का है या मैं इस तरह से बात कहना चाहता हूँ, फिर अपनी एक राह बनाओ। तो पहले पढ़िए। जी जी यही हिंदी जी में चाहता है कि जो गैप है, जो होता है लोगों के बीच में, जो आ गया है, अभी क्या है, लोग लिख तो रहे हैं बहुत, जी जी जी। ठीक है, पर दूसरों को सुन नहीं रहे। ये हाँ सुनना ये नहीं चाहते। मुश्किल है। हाँ हाँ। आप सुनोगे नहीं, क्या हो रहा है, एक अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि आप जो सोच रहे, साहित्य पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो सोच रहे हो सकता है अगर आप साहित्य पढ़ते तो आपको पता होता है कि आपके जो विचार हैं वो इतने भी नए नहीं हैं। हाँ ये बहुत सही बात है। तो ये है। मैं आपको एक सवाल और लास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब हाँ सवाल हाँ, आ मैं गए फिर हैं। एक कविता सुनाकर मैं बंद करूंगा, ठीक। हाँ, लास्ट में एक कविता के साथ हाँ हम ये समाप्त हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल जी आए जी। हैं तो उसका एक जवाब ज़रूर बनता है। विवेक सोनी जी ने पूछा है कि क्या हिंदी कविता कविता साहित्य बाजारवाद में उलझ कर तो नहीं रह गया? बिल्कुल नहीं। बाजारवाद हिंदी कविता को तो नहीं छू पाया, बिल्कुल भी नहीं छू पाया, क्योंकि हिंदी कविता ऐसी है जो मूल में है, बिल्कुल मूल में। और वहां तक बाजारवाद आते आते हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब आप स्क्रिप्ट्स में बाजारवाद देख सकते हैं, पटकथाओं में, मगर कविताओं में बाजारवाद आप नहीं देख सकते। गीतों में आपको बाजारवाद दिख जाता है, मगर हम देखते हैं कि कोई छोटे छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई नया आदमी गीत लेके आता है और वो कितना वायरल हो जाता है, वहां बाजारवाद नहीं है। तो वो बाजारवाद में कहीं नहीं उलझा है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, आप कहीं पर भी जाके लाइव कर सकते हो, और एक व्यक्ति को पसंद आ गया तो वो सब दूर फैल जाता है। तो बाजारवाद तो वहां बिल्कुल नहीं आएगा। और बाजारवाद मुमकिन भी नहीं है मुझे लगता है, कभी हिंदी कविता में खासकर। हाँ हाँ उसका रूप बदल जाता है अगर चीज़ों को है, हाँ अगर हाँ वो हाँ सीधी। बदल। आप एक चिंतन, अब हम हाँ अपनी जी जी। बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, बिल्कुल लास्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी में कविता से इसका अंत हो, हाँ या हाँ इसका हाँ। एक, तो एक कविता अपनी पसंद की जो भी आपको लगे सुना लीजिए। मेरी बिल्कुल नई रचना है, मैंने कहीं अभी एक आध मंच पे पढ़ी है, वो भी मंच पे ही पढ़ी, अभी कहीं ऑनलाइन उसको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो मैं पढ़ देता हूँ कि 5 मिनट की है, फिर अपन बंद करेंगे। किसी 5 स्टार होटल में मखमल पड़ा 9 इंच का गद्दा, किसी किसी 5 स्टार होटल में मखमल पड़ा 9 इंच का गद्दा, या कि किसी कुटिया में बिछा हो बिस्तर भद्दा, मैं हर जगह हूँ। हाँ मैं हर जगह हूँ। मैं कृष्ण नहीं, मैं क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ। हाँ मगर इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है ना, जिससे हम एक दूसरे को जानते हैं। मगर चलिए ये इस टॉपिक पे हम सबसे लास्ट में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए, एक दूसरे की कसमसाहट को दूर करते दो नंगे जिस्मों के बीच में क्या होता है? मैं फिर से पूछता हूँ, बताइए, एक दूसरे की कसमसाहट को दूर करते दो नंगे जिस्मों के बीच में क्या होता है? ना ना ना, भूल के भी मत कह दीजिए कि प्यार होता है। हाँ वो होता है, लेकिन वो ही नहीं होता है। मेरे और मेरे ऊपर सरकते हर उस गर्म मास के लोथड़े के बीच से गुजरता है एक महीन धागा, धागा जिसमें बंधे होती है मेरी कई सारी जरूरतें। सबसे पहले रोटी, फिर मकान, और उसी धागे के अंतिम छोर पे बंधे होते हैं मेरे कुछ सपने, जैसे कि पतंग बंधी होती है किसी मांझे के बिल्कुल अंतिम छोर पर वो सपने मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मेरे ऊपर सरकता है शख्स अपनी हवस पूरी होने के बाद में अपने नकुली दांतों से काट देता है उस मांझे को, और मेरे सपने किसी पतंग की भांति कहीं दूर जाके गिरते हैं। कभी कभी मैं अपनी दूसरी जरूरत मकान तक भी नहीं पहुंच पाती हूँ, इसलिए तो एक शहर में एक रात में 250 की संख्या में एक साथ गायब हो जाती हूँ। और कमाल की बात तो यह है कि उस शहर की ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं बन पाती। व्हाट यू थिंक, इट्स ए मास सुसाइड? नो, इट्स ए मास मर्डर्ड बाय यू। मर्डर से याद आया कि हर इंसानी जिस्म की कीमत अमूल्य होती है। नहीं नहीं, ऐसा मेरा नहीं, हमारे संविधान का कहना है। मगर हमारे समाज का क्या कहना है? हमारे समाज का ये कहना है, जनाब ये माल अभी कच्चा है, ये अभी कहीं नहीं बिका है, आप थोड़ा ज्यादा माल रखिए, इसे अपने पास रखिए। अरे जनाब ये माल तो बहुत पुराना है, आप भी कितने रुपए लगाते हैं, थोड़ा कम लगाइए। कई बार तो मैं
14 रुपए में सो जाती और 4 आदमियों के उठने के बाद में खाना खा पाती। 14 रुपए, एक इंसानी जिस्म की कीमत महज 14 रुपए। सुन के हंसी आती है ना, मुझे भी आती है, क्योंकि इतने में आपकी तो वो सोना बाबू की डेयरी मिल्क भी नहीं आती। मगर मैं ये आपको क्यों बताती हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है, वैसे यू कांट गिव अ फक, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मगर वो हमारा आखिरी टॉपिक इंट्रोडक्शन रह गया था, वो मैं बताती हूँ। आपको पता है 30 लाख लोग रोज मुझे छूकर जाते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मुझे नाम से भी नहीं बुलाते हैं। नाक पे उंगली रखकर टेढ़े से मुस्का देना, बोहें ऊंची करके मुस्का देना कोई माल है क्या? कमरे तक पहुंचा देना। हमारा कोई नाम नहीं है। हाँ, हमारा कोई नाम नहीं है, मगर हमारा एक नाम है जो किसी आदमी के लिए सबसे सस्ता और किसी औरत के लिए सबसे महंगा शब्द है। वो 5 शब्द का नाम केवल नाम है खाली, और किसी औरत के लिए है सबसे बड़ी गाली। यस, INARANDI, तवायफ हूं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन, इतनी अपनी खूबसूरत और इतनी झकझोर देने वाली कविता, मतलब मुझे पर्सनली, बहुत से जो सुन रहे हैं उनको भी लगा हो, तो बहुत बहुत आभार करता है हिंदी में कि तुमने अपना बहुत अच्छा समय हिंदी में को दिया। जी, मेरा आभार है कि मैं हिंदी की सेवा कर पा रहा हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।